बॉलीवुड ने अमरीश पुरी को कभी इज्जत दी ही नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक विलन को कभी बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इसलिए कि जब 1953 में पहली बार 21 साल के अमरीश पुरी स्क्रीन टेस्ट देने गए, डायरेक्टर ने उन्हें ऊपर से नीचे देखकर बोला कि तुम्हें कभी लीडिंग रोल मिलेगा ही नहीं, तुम्हारी आवाज डरावनी है और चेहरा बहुत कठोर है। और बॉलीवुड ने अगले 50 साल इस बात को सच साबित किया। नॉट बिकॉज अमरीश पुरी एक्टिंग नहीं कर सकते थे, बट बॉलीवुड उन्हें एक्टिंग करने देना नहीं चाहता था। अमरीश पुरी को स्टीवन स्पीलबर्ग ने द बेस्ट विलन द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड एंड एवर विल कहा था। हैरिसन फोर्ड, इंडियाना जोन्स ने उन्हें उनके स्क्रीन रोल से बिल्कुल उल्टा चार्मिंग एंड सोफिस्टिकेटेड बुलाया था। जिसने अमरीश पुरी के साथ काम किया है, उन्होंने उनको सेट पर सबसे प्रिपेयर्ड, सबसे डिसिप्लिन्ड एंड सबसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर बुलाया है। 400 फिल्में अमरीश पुरी हाईएस्ट पेड एक्टर इन बॉलीवुड थे। हाईएस्ट पेड विलन नहीं, एक्टर अपने पीक पर, और उस सब के लिए उन्हें पता है क्या मिला? कुछ भी नहीं। ओम पुरी, जो अमरीश पुरी जैसे थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको पद्मश्री मिला है। नसरुद्दीन शाह, जो सेम एरा से आते हैं, उन्हें पद्म भूषण मिला है। अमरीश पुरी को ना तो कभी पद्मश्री, ना पद्म भूषण, ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ना एक भी फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला है। 400 फिल्मों के बाद भी एक भी नहीं, 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट विलन नॉमिनेशंस मिले हैं, और वो 7 बार हारे हैं। जिसके काम के लिए कैटेगरी होनी चाहिए, कभी वो अवार्ड ही नहीं जीता। और ये तो द शेम ऑफ बीइंग अमरीश पुरी की बस शुरुआत है, क्योंकि मोगैम्बो से पहले, स्टीवन स्पीलबर्ग को बार बार मना करने से पहले, एक भी विलन प्ले करने से पहले अमरीश पुरी को मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए इंडिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर। उनके बारे में लोग ये जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने 60 से ज्यादा स्टेज प्लेस किए हैं, अपनी जनरेशन के फाइनेस्ट थिएटर एक्टर्स। और फिर भी बॉलीवुड ने उनका कठोर चेहरा देखा और 30 साल के लिए उन्हें सिर्फ एक विलन बना दिया। और ये बात जानकर तो शायद तुम्हें गुस्सा भी आए, जब 1995 में एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर ने उन्हें मौका दिया एक पिता के रोल में कास्ट करके, एक विलन फादर नहीं, एक कन्फ्लिक्टेड, लविंग, हार्ट ब्रेकिंग रियल फादर। तो उन्होंने डिलीवर करी व्हाट इन माय ओपिनियन इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस इन बॉलीवुड मोस्ट आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म, जिसको 10 फिल्म फेयर मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, एंड अमरीश पुरी को कुछ भी नहीं, एक नॉमिनेशन तक नहीं। बॉलीवुड ने देखा कि अमरीश पुरी क्या कर सकते हैं, एंड फिर भी उस आदमी को वो इज्जत नहीं दी जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको विलन बनाना डिसाइड कर चुके थे। ये वीडियो सिर्फ अमरीश पुरी के साथ हुई शर्मिंदगी की नहीं है, ये कहानी है स्टीवन स्पीलबर्ग के उस हैंड रिटन लेटर की, जो उनकी फैमिली आज तक रखती है, जिसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि उसकी सच्चाई क्या है। ये कहानी है अमरीश पुरी के मोगैम्बो के उस रोल की, जो सबको याद है, जिसके लिए वो इंडस्ट्री की पहली चॉइस थे भी नहीं। ये कहानी है उन पैसों की जो अमरीश पुरी ने विलन बनके कमाए, और फिर उनको एक ऐसी जगह डाल दिया जिसके बारे में लोगों को 30 साल तक, इनफैक्ट उनके साथ काम करने वाले लोगों को भी उनकी मौत के बाद पता चला। ये कहानी है अमरीश पुरी के टैलेंट की, जिसको बॉलीवुड ने एक विलन के बॉक्स में 30 साल तक बांध के रखा। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें। ऐसे डीप डाइव और इंडियन पॉप कल्चर तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि द रियल शेम ऑफ अमरीश पुरी को समझने के लिए हमको जाना होगा वापस उस डायरेक्टर के पास, जिसने 21 साल के अमरीश पुरी को प्रेडिक्शन दी थी कि वो कभी भी एक लीडिंग रोल नहीं करेंगे। 1932 में नवन शहर पंजाब में जन्म होता है अमरीश लाल पुरी का। उनके पिता एक कंजर्वेटिव अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एंड वो 5 बच्चों में तीसरे थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी बड़े भाई मदन ऑलरेडी मुंबई पहुंच गए थे जब तक अमरीश पुरी ने शिमला से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मदन पुरी अपने फिल्म करियर में 430 फिल्में करते हैं, ज्यादातर रोल्स उनके भी विलन रोल्स थे। अमरीश पुरी के फर्स्ट कजन केएल सहगल वन ऑफ द फाउंडिंग वॉइसेस ऑफ इंडियन सिनेमा थे। तो पूरी परिवार का फिल्मों से रिश्ता कुछ एस्पिरेशनल नहीं था, वो रिश्ता इनहेरिटेड था। इसीलिए जब 1953 में 21 साल के अमरीश पुरी अपने भाई के पीछे पीछे मुंबई जाते हैं, उनकी इच्छा थी बॉलीवुड में एक लीडिंग मैन बनने की। वो ऑडिशन करते हैं फॉर डायरेक्टर देवेंद्र गोयल, जो उनके मुंह पर बोलते हैं कि उनकी आवाज डरावनी है और चेहरा कठोर, और उन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी लीडिंग रोल नहीं मिलेगा। और ये बात अमरीश पुरी को इतनी चुभी कि उन्होंने दोबारा कभी लीडिंग रोल के लिए कोशिश ही नहीं करी। इनफैक्ट एक्टिंग का सपना छोड़कर उन्होंने एक सरकारी जॉब ले ली, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। वो अब दिन भर बैठकर पेपर वर्क प्रोसेस करते
थे 21 साल तक। सोचो, उनके भाई पिक्चरों में एक्टिंग कर रहे हैं, उनके कजन की लेगेसी पूरे खानदान का नाम आगे बढ़ा रही थी और अमरीश पुरी सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर रहे थे। पर सच कुछ और है, क्योंकि वो सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम नहीं भर रहे थे, उनके अंदर का असली पैशन तो अभी सामने आया भी नहीं था जब तक 1961 में अमरीश पुरी मिलते नहीं है इब्राहिम अलकाजी को। ये नाम याद रखना, क्योंकि इंडिया के मॉडर्न थिएटर कल्चर में ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। अलकाजी मुंबई में एक थिएटर यूनिट चलाते थे बिफोर लिविंग फॉर दिल्ली टू ट्रांसफॉर्म द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उनकी ट्रेनिंग हुई थी पहले अलकाजी के थिएटर यूनिट में और उसके बाद डायरेक्टर सत्यदेव दुबे के अंडर। सत्यदेव दुबे के बारे में तो अमरीश पुरी लिखते हैं कि कोई भी फिल्म छोड़ देंगे अपने थिएटर डायरेक्टर के कॉल के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रूफ करता है कि अमरीश पुरी का सपना नहीं था विलन बनना, मोगैम्बो या मोला राम बनना। वो तो अलकाजी और दुबे जी के अंडर 60 फुल लेंथ प्ले कर रहे थे 20 साल तक। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में उन्होंने 5 डिफरेंट रोल्स प्ले करे थे एक ही स्टेज पर एक ही रात में। धर्मवीर भारती के प्ले अंधा युग में उन्होंने धृतराष्ट्र का रोल प्ले किया था। लोग कहते हैं कि प्ले के क्लाइमैक्स में वो 17 मिनट तक ब्लिंक ही नहीं करते थे, इसीलिए 1979 में उनको मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, हाईएस्ट रिकॉग्निशन जो भारत सरकार देती है, और परफॉर्मेंस आर्ट। रिमेंबर, ये सब हुआ है बिफोर मोगैम्बो, बिफोर डीडीएलजे, बिफोर स्टीवन स्पीलबर्ग, बिफोर हम 5, बिफोर अ सिंगल कमर्शियल विलन रोल। थिएटर अमरीश पुरी जी की आइडेंटिटी थी। बस एक छोटी सी दिक्कत थी, थिएटर से पैसा कमाना लगभग नामुमकिन था। 1957 में अमरीश पुरी ने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी भी करी थी एक कोंकणी लड़की से, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हुए एंड एक सरकारी क्लर्क की सैलरी और थिएटर से आने वाली ना बराबर अर्निंग से घर चलाना पॉसिबल नहीं था। अमरीश पुरी को 25 की उम्र में वो समझ आ गया था जो लोग 50 की होकर भी नहीं समझते। चाहे तुम अपने काम में कितने भी अच्छे हो, फर्क नहीं पड़ता अगर इकोनॉमिक्स ना काम करे तो। अमरीश पुरी अपने जनरेशन के बेस्ट थिएटर एक्टर थे, पर उससे उनका घर नहीं चलता था। वो गैप बिटवीन हाउ गुड यू आर एंड उसका तुम्हें कितना वैल्यू मिलता है डिसाइड्स कि तुम्हारी लाइफ कहां जाएगी। एंड यही गैप है जो ना जाने कितने स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हर हफ्ते झेलते हैं। तुम चार्ट्स पढ़ते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी करते हो, और फिर ब्रोकरेज फीस चुपचाप तुम्हारे 7 से 8 हजार रुपए हर महीने ले जाती है। पूरे साल में ये 40 से 50 हजार रुपए का नुकसान है। नॉट ऑन बैड ट्रेड्स बट ऑन चार्जेस। इसीलिए मैं तुम्हें द लेमन ऐप रेकमेंड करना चाहता हूं, दैट हैज समथिंग कॉल्ड द लेमन इन्फिनिटी प्लान, जो देता है तुम्हें अनलिमिटेड ऑर्डर्स, जीरो ब्रोकरेज, नो एएमसी चार्जेस। और ये इन्फिनिटी प्लान इक्विटी एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों को कवर करता है। लेमन ऐप में एक्सक्लूसिव इंडिकेटर अवेलेबल है जो तुम्हें इंस्टेंटली 1 क्लिक में बाय और सेल सिग्नल शो करता है। इसके ऊपर तुम्हें मिलता है अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर मोड, 100 से भी ज्यादा प्रीमियम इंडिकेटर्स डायरेक्टली ऑन योर चार्ट। इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स है, प्लस डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट इफ यू नीड हेल्प विद एनीथिंग एल्स। अब इसका रेगुलर प्राइस इज 1499 पर मंथ, पर अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे लिंक से लेमन पर अपना अकाउंट ओपन करोगे तो तुम्हें यह प्लान मिलेगा सिर्फ 199 पर मंथ में। एंड अकाउंट ओपनिंग तो कंप्लीटली फ्री है। अमरीश पुरी ने तो 21 साल बिताए इन अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज द थिंग दैट ही वाज गुड एट डिड नॉट पे। इसलिए तुम भी ब्रोकरेज चार्जेस को अपने साथ वो मत करने दो जो इंडस्ट्री ने अमरीश पुरी के साथ किया। वैल्यू तो ले ली बट वापस कुछ नहीं दिया। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके तुम केवाईसी कंप्लीट करोगे तो एक्सक्लूसिव इंडिकेटर्स का एक्सेस तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड अमरीश पुरी को अपनी वर्थ दिखाने के लिए देखना पड़ा रास्ता स्टेज से स्क्रीन तक का जो उनके लिए बनाया श्याम बेनेगल ने। 1974 में श्याम बेनेगल पहली बार अमरीश पुरी को एज अ डबिंग आर्टिस्ट कास्ट करते हैं इन द फिल्म अंकुर, क्योंकि ओरिजिनल एक्टर अपने डायलॉग अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया था, तो अमरीश जी ने वो काम किया। बेनेगल बताते हैं बाद में कि इस फिल्म के बाद जब उन्होंने निशांत बनाई तो उसके बाद उनकी हर फिल्म में अमरीश पुरी थे। निशांत, मंथन, भूमिका लोग इंडियन पैरेलल सिनेमा की गोल्डन एज मानते हैं इस टाइम को। एंड अमरीश पुरी के ये रोल भी विलन रोल्स नहीं थे। इन रोल्स में था अमरीश पुरी द आर्टिस्ट अपनी फुल पावर पर। इंटरनेशनल ऑडियंसेस को इन फिल्म से दिखा जो श्याम बेनेगल को दिखा था, बट बॉलीवुड को नहीं। और क्योंकि आर्ट सिनेमा से सिर्फ रिस्पेक्ट आता है और पैसे नहीं, तो उसके लिए अमरीश पुरी को जाना पड़ता है कमर्शियल सिनेमा की तरफ। 1980 में बोनी कपूर कास्ट करते हैं अमरीश पुरी को एज द विलन वीर प्रताप सिंह इन द मूवी हम 5। उस रोल के लिए उनकी फीस थी 40,000 रुपए और 10,000 का बोनस। पैसे आ गए, फिल्म भी चल गई एंड सडनली वो आवाज जिसको डरावना बोला गया था टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वेपन फॉर कमर्शियल बॉलीवुड। जिस चेहरे को कठोर बोला गया था बिकेम द फेस जिसको ऑडियंसेस बार बार हीरो से हारते हुए देखना चाहती थी। नसीब, विधाता, शक्ति, कुली, हीरो, मेरी जंग, नगीना, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्में, सबसे बड़े स्टार्स एंड हर एक उस फिल्म में अमरीश पुरी आते थे, डराते थे और विलन के रूप में हीरो से हार जाते थे। 48 साल के थे अमरीश पुरी जब कमर्शियल सिनेमा ने उन्हें विलन बनाया। थिएटर का लेजेंड, 20 साल ऑन स्टेज, बट उस सबसे कुछ फर्क पड़ता नहीं था क्योंकि बॉलीवुड को अपना विलन मिल गया था। एंड तुम अमरीश पुरी के पर्सपेक्टिव से सोचो, डिसीजन सिंपल था बट आसान नहीं था। विलन रोल से पैसे मिलते थे
थिएटर और पैरेलल सिनेमा से नहीं, फैमिली थी, जिम्मेदारी थी, एक इंडस्ट्री जो उनको कठोर चेहरे और डरावनी आवाज से आगे देखना ही नहीं चाहती थी, उन्हें उनकी उम्मीद से ज्यादा पैसे दे रही थी। ट्रेजेडी ये नहीं है कि उन्होंने अपना थिएटर छोड़ के बॉलीवुड में लीडिंग मैन बनने का सपना छोड़ के अपने परिवार के लिए विलेन रोल्स चुनने शुरू कर दिए। ट्रेजेडी ये है कि वो बॉलीवुड जिसके पास अपनी जनरेशन का ग्रेटेस्ट एक्टर था could only think of doing one thing with him। अब वो बात और है कि सालों बाद श्याम बेनेगल ने कुछ ऐसा बताया that will complicate every assumption you have about अमरीश पुरी and the money he earned। वो पैसा कहां गया उसकी बात अभी करेंगे। अभी के लिए 1983 में अमरीश पुरी को कमर्शियल विलन बनते हुए 3 साल हो गए थे। वो ऑलरेडी बॉलीवुड के मोस्ट इन डिमांड एंटागनिस्ट बन गए हैं। और फिर आता है मुंबई में एक कास्टिंग एजेंट स्टीवन स्पीलबर्ग की तरफ से, और आगे जो होता है वो अमरीश पुरी के कन्विक्शन, उनकी क्राफ्ट, उनके प्रोफेशनलिज्म का सबसे लाजवाब एग्जांपल है कि स्टीवन स्पीलबर्ग अभी जॉस, इंडियाना जोन्स बनाकर आए हैं, मोस्ट पावरफुल डायरेक्टर ऑन द प्लेनेट है। अमरीश पुरी को ऑडिशन करने के लिए बोलते हैं और अमरीश पुरी उन्हें मना कर देते हैं। तुम्हें शायद ये तो पता हो कि अमरीश पुरी इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में मोला राम का आइकॉनिक विलन प्ले करते हैं, बट उस रोल के पीछे की कहानी का असली सच और उसके बाद जो डार्क रियलिटी अमरीश पुरी के लिए बन गई वो शायद तुम्हें नहीं पता। 1983 में जब स्टीवन स्पीलबर्ग को अपनी आइकॉनिक मूवी रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के सीक्वल इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम के लिए एक विलन चाहिए था, एक इंडियन एक्टर चाहिए था, तो पूरा यूएस एंड इंग्लैंड छानने के बाद भी उन्हें कोई मिला नहीं। वो किसी व्हाइट एक्टर के मुंह पर ब्राउन पेंट करके फिल्म में डालना नहीं चाहते थे, उनको कुछ ऑथेंटिक चाहिए था। स्पीलबर्ग के कास्टिंग डायरेक्टर्स ने 1980 का एक इंडियन हॉरर फिल्म गहराई देखी थी जिसमें अमरीश पुरी एक तांत्रिक प्रीच का रोल प्ले कर रहे थे। वो जब उन्होंने स्पीलबर्ग को दिखाया उनको वो पसंद आया। उन्होंने अपने एजेंट्स को भेजा इंडिया अमरीश पुरी का ऑडिशन लेने के लिए। अमरीश पुरी उस समय एक साथ 22 इंडियन फिल्मों पर काम कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ ऑडिशन देने से मना नहीं किया, उन्होंने साफ मना कर दिया एक भी लाइन इंग्लिश डायलॉग पढ़ने से। उन्होंने बोला कि स्पीलबर्ग को कैसे पता मैं क्या लैंग्वेज बोलता हूं, तुम्हें लग रहा होगा ये एरोगेंस है, बट नहीं, अमरीश पुरी ने 20 साल लगाए थे अपने आप को स्टेज पर प्रूव करने में। अब उनको कोई आके बोलेगा कि ऑडिशन दो तो उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। उन्होंने एजेंट्स को बोला कि आओ मेरे सेट पर, मुझे काम करता हुआ देखो, और वो आए भी, जहां उन्हें दिखा एक एक्टर जो सेट को कमांड कर रहा था, और वो कन्विंस हो भी गए, बट अमरीश पुरी नहीं हुए। स्पीलबर्ग को रिचर्ड एटनबरो के पास जाना पड़ा जिन्होंने 1 साल पहले अमरीश पुरी के साथ गांधी में काम किया था, एंड उनकी बात मानकर अमरीश पुरी ने फाइनली हाँ बोल दी। मेरा फेवरेट एनेक्डोट अबाउट दिस इज द फैक्ट कि अमरीश पुरी ने अपना सर शेव किया था फॉर एक और इंडियन फिल्म बिफोर प्रोडक्शन फॉर टेंपल ऑफ डूम बिगैन। स्पीलबर्ग को वो लोग इतना पसंद आया कि उन्होंने परमानेंटली अमरीश पुरी को वो रुख रखने की सलाह दी, उन्होंने मान भी ली। इस फिल्म की शूटिंग फिर जब खत्म हुई तो स्पीलबर्ग ने एक हैंड रिटन लेटर दिया अमरीश पुरी को जो उनकी फैमिली के पास आज तक है। उसमें लिखा था, टू माय बेस्ट विलन, यू आर यूनिक इन ऑल द वर्ल्ड एज अ बैड गाय एंड इन द रियल वर्ल्ड वी लिव इन यू आर अ टेरिफिक ह्यूमन बीइंग। बाद में इंटरव्यूज में स्पीलबर्ग इसको इंप्रूव करते हैं कि अमरीश इज माय फेवरेट विलन, द बेस्ट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड एंड एवर विल। कितने सुंदर वर्ड्स है ना, कमिंग फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल फिल्म मेकर अलाइव, प्रोबेबली हॉलीवुड से मिला हुआ हाईएस्ट प्रोफेशनल कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी इंडियन एक्टर। बट एक बार जरा इन्हें दोबारा पढ़ो, द बेस्ट विलन द वर्ल्ड has ever produced। एक्टर नहीं, the best villain। इवन स्पीलबर्ग जिन्होंने महीनों तक उनके साथ काम किया, उनका डेप्थ क्राफ्ट देखा, उनको टेरिफिक ह्यूमन बीइंग तक बोला, वो तक भी उनकी तारीफ सिर्फ उनकी विलेनी के लिए कर सकते थे। कि अमरीश पुरी दुनिया में सबसे महान है एक बुरा इंसान प्ले करने के लिए। अमरीश पुरी की फैमिली, पूरी इंडस्ट्री, बाकी पूरी दुनिया इस लेटर को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह देखती है, बट इसका सच कुछ और है। क्योंकि इस फिल्म के बाद अमरीश पुरी का लिबरेशन होना चाहिए था। स्पीलबर्ग की तारीफ के बाद हॉलीवुड से ऑफर्स की लाइन लग भी गई, बट हर रोल सेम था। अमरीश पुरी खुद लिखते हैं, ही वाज ऑलवेज बीइंग आस्क्ड टू प्ले द रेड इंडियन चीफ। हॉलीवुड ने देखा एक शेव्ड हेड, डार्क स्किन, उनकी फिजिकल अथॉरिटी और इंडियन को नेटिव अमेरिकन समझकर उनको एक स्टीरियोटाइप रोल्स ऑफर करने लगे। अमरीश के बेटे राजीव बोलते हैं कि अमरीश पुरी के एजेंट उनको ये ऑफर साइन करने के लिए बोलते रहे, बट क्योंकि अमरीश पुरी डिवोटेड थे इंडियन सिनेमा की तरफ, वो बार बार मना करते रहे। अब ये डिवोशन उनकी फैमिली कहती है, क्योंकि रियलिटी तो बिल्कुल अलग है। हॉलीवुड तो उनको बस वही सेम केस जो बॉलीवुड देता आ रहा था वही दे रहा था, बस इंग्लिश में। अमरीश पुरी के पास कुछ और था ही नहीं करने को। हॉलीवुड में वो विलन टाइप कास्ट थे, हॉलीवुड में उनको एक एक्सोटिक विलन बनाया जा रहा था। और फिर इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम इंडिया में बैन हो जाती है। वो फिल्म जिसको एक नेशनल प्राइड बनना चाहिए था, जहां एक इंडियन एक्टर सामने खड़ा है डट कर अगेंस्ट हैरिसन फोर्ड इन अ ग्लोबल ब्लॉकबस्टर, उसको इंडिया में रिलीजन के अगेंस्ट ऑफेंसिव बता दिया। अमरीश पुरी उनके को स्टार रोशन सेठ को एंटी नेशनल बुलाया जाने लगा। अमरीश पुरी का डिफेंस सिंपल था कि रोल एक एंशिएंट कल के ऊपर है जो इंडिया में एग्जिस्ट करता था, एक फैंटेसी है, उन्होंने कुछ एंटी नेशनल नहीं किया है, बेवकूफी होगी इसको सीरियसली लेना। बट किसी ने सुना नहीं। एक इकलौती बार जब बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट विलन वर्ल्ड स्टेज पर जाता है तो उनका खुद का देश
अमरीश उनको शर्मिंदा होने के लिए कहता है। इसके 3 साल बाद बॉलीवुड में अमरीश पुरी के विलेन वाले केज पर सबसे फेमस ताला लगने वाला था। 1987 में शेखर कपूर मिस्टर इंडिया डायरेक्ट कर रहे थे और प्रोड्यूसर बोनी कपूर। फिल्म लिखी थी सलीम जावेद ने, उनकी फाइनल फिल्म साथ में, और फिल्म का विलन था मोगैम्बो, जिसकी पहली चॉइस अमरीश पुरी नहीं थे। मोगैम्बो के लिए अनुपम खेर को कास्ट किया गया था। 2 महीने उन्होंने काम भी किया, बट बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया एंड उनके अकॉर्डिंग मेकर्स ने सही चॉइस भी करी। शेखर कपूर ने अमरीश पुरी को सिर्फ एक डायरेक्शन दी थी कि सोचो आप शेक्सपियर का रोल कर रहे हो 9-10 साल के बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि उसने क्या लिखा है। एंड ये काम करता भी है बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अमरीश पुरी हैड स्पेंट 20 years डूइंग। शायद तुम्हें पता ना हो, बट मोगैम्बो का लुक अमरीश पुरी ने खुद डिजाइन किया था, एक टेलर के साथ बैठकर। मोगैम्बो का सबसे आइकॉनिक डायलॉग, मोगैम्बो खुश हुआ, जावेद अख्तर ने लिखा था। शेखर कपूर ने बोला कि इस कैरेक्टर में सिवाय कपड़ों और एक डायलॉग के भी कुछ होना चाहिए, बट जावेद अख्तर प्रेडिक्ट करते हैं ये डायलॉग आइकॉनिक बनेगा, जो हुआ। बट अगर तुम नोटिस करो तो मोगैम्बो के बारे में टेक्निकली कुछ आइकॉनिक था नहीं। वो कैरेक्टर फिल्म में ज्यादा कुछ करता भी नहीं है, बात करता है, धमकी देता है, अपनी उंगली अपने थोन पर चलाता है, बट एक्चुअली कुछ करता नहीं है। एंड कुछ ना करते हुए भी अमरीश पुरी ने प्रोबेबली गब्बर के साथ बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक विलन उस कैरेक्टर को बना दिया। ज्यादा जरूरी बात यह है कि गब्बर के पास आइकॉनिक डायलॉग थे, कितने आदमी थे, मूवमेंट था, कहानी थी। मोगैम्बो के पास बस एक कैच फ्रेज और गोल्डन कॉस्ट्यूम था। वो आइकॉनिक इसीलिए बना क्योंकि उसको अमरीश पुरी निभा रहे थे। उनकी थिएटर ट्रेनिंग, उनकी आवाज, उनकी फिजिकल कमांड की वजह से मोगैम्बो आइकॉनिक बना। अब कैरेक्टर तो बन गया, बट उससे ये भी इंश्योर हो गया कि उनकी बाकी बचे हुए पूरे जीवन में, चाहे कोई अवार्ड शो हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, उनको बस मोगैम्बो खुश हुआ बोलने की गुहार लगाई जाती थी। एक बड़ा क्लेम जो इस वीडियो को बनाते हुए मुझे मिला वो ये था कि मोगैम्बो के रोल के लिए अमरीश पुरी जी को 1 करोड़ रुपए मिले थे, जो थोड़ा रिसर्च करने के बाद ऑलमोस्ट सर्टेनली झूठ है। थोड़ा रिसर्च करी तो पता चला कि इसका सोर्स तो 1998 का एक इंटरव्यू है जो फिल्म के 11 साल बाद आया था, जहां अमरीश पुरी अपना करंट रेट बता रहे थे। क्योंकि फिल्म का असली बजट 3.5 करोड़ था, तो 1 करोड़ अमरीश पुरी की फीस लेट 90s की है, जब वो अपने कमर्शियल पीक पर थे। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि पैसे कितने थे, बट इसीलिए कि मोगैम्बो का मिथ इतना बड़ा है कि उसके आसपास सब बड़ा लगने लगता है। जैसे उस रोल को आइकॉनिक, रिमार्केबल बनाने के लिए एग्जैजरेशन चाहिए हो, जो कि सरासर झूठ है। उसको कुछ और चाहिए ही नहीं था सिवाय अमरीश पुरी दी एक्टर की। एंड इस बात का प्रूफ बहुत जल्द मिलने वाला भी था, बट द ट्रेजेडी इज कि वो प्रूफ मिलने के बाद भी अमरीश पुरी का विलन वाला केज कभी टूटा ही नहीं। 1995 में 23 साल के फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अमरीश पुरी को लेकर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो शायद कोई और कभी नहीं लेता। आदित्य चोपड़ा अमरीश पुरी को एक पिता के रोल में कास्ट करते हैं। एक विलन डिस्गाइज एज अ फादर नहीं, एक पिता जो बाद में विलन बनने वाला है वो भी नहीं, एक रियल फादर जो अपनी बेटी से दुनिया में किसी भी और चीज से ज्यादा प्यार करता है। चौधरी बलदेव सिंह एक पंजाबी इमिग्रेंट जो लंदन आया, एक छोटी दुकान चलाता है, अपने ट्रेडिशंस को जोर से पकड़ कर रखता है क्योंकि इसके पास बस वही बचा है। अमरीश पुरी, भूलो मत, बॉलीवुड के सबसे कठोर चेहरा थे, आइकॉनिक विलन। एंड आदित्य चोपड़ा को उनमें एक पिता दिखा। अमरीश पुरी ने डीडीएलजे में जो रोल किया उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मोगैम्बो का रोल एक स्पेक्टिकल था, मुल्ला राम भी एक स्पेक्टिकल था। अमरीश पुरी का हर रोल फुल वॉल्यूम पर काम करता था, लाउड, कमांडिंग, एंग्री, इवल, लार्जर देन लाइफ। बट बलदेव सिंह इनमें से कुछ भी नहीं था। शांत है, वो एक कैरेक्टर स्टडी है, उसके ऊपर दबाव है देश छोड़ने का, अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने का। एंड फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन जो शायद सबने देखा है, ट्रेन स्टेशन पर जब राज जो जख्मी है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन जा रही है, सिमरन को राज दूर से पुकारे जा रहा है और बलदेव सिंह, स्ट्रॉन्ग, रिजिड, अपने उसूलों पर चलने वाला आदमी जो पूरी फिल्म में बस गलत था, अपनी बेटी को देखता है और कहता है, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। This without a doubt is the most iconic scene in Bollywood। ये सीन प्रूफ है कि हिंदी सिनेमा अपने इमोशनल पीक पर क्या कर सकता है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ अमरीश पुरी की वजह से है। राज ट्रेन में है, सिमरन रो रही है, म्यूजिक अपने पीक पर है, बट ये पूरा सीन सिर्फ इस बात पर टिका है कि तुम्हें भरोसा होगा भी कि नहीं कि इन दिस मोमेंट ये पिता काबिल है या नहीं ऑफ लेटिंग गो। चाहिए इसके लिए एक एक्टर जो सिर्फ एक लुक में एक पूरा इंटरनल महायुद्ध दिखा सके। ये विलन नहीं है, थिएटर एक्टर की रेंज में नहीं है, ये बस एक एक्टर है जो ऑपरेट कर रहा है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिंग। डीडीएलजे बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनती है, आज तक मराठा मंडल में चलती है। इट इज बाय सेवरल मेजर्स द मोस्ट सक्सेसफुल हिंदी फिल्म एवर। फिल्म को 10 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, 10 अवार्ड, बट अमरीश पुरी को एक भी नहीं। ना बेस्ट एक्टर, ना बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक भी नहीं, एक भी कैटेगरी में नॉमिनेशन भी नहीं मिला। एंड वीडियो रिसर्च करते हुए अब तक मुझे लग रहा था कि अमरीश पुरी के साथ थोड़ा अन्याय हुआ है, बट इस पॉइंट के बाद तो एक सिस्टम क्लियर हो गया था। बॉलीवुड को जरूरत थी अमरीश पुरी
की टू डिलीवर द डिफाइनिंग सीन ऑफ द डिफाइनिंग फिल्म ऑफ द डेकेड। उस फिल्म को मास्टरपीस तक बोला गया, अवार्ड मिले, बट फिर भी उस इंसान को इंक्लूड तक नहीं किया गया जिसने बॉलीवुड का अपना सबसे आइकॉनिक मोमेंट दिया है। डीडीएलजे एट दिस पॉइंट एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये पैटर्न पिछले 15 साल से चल रहा था। मेरे पास प्रूफ है। अमरीश पुरी को 7 बार नॉमिनेट किया गया था फॉर द फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड, वो कभी नहीं जीते। वो हारे तो सदाशिव अमर पुकार, नाना पाटेकर, परेश रावल, इवन काजोल एन एक्ट्रेस इन द विलन कैटेगरी, टू आशुतोष राणा, टू अक्षय कुमार, वो इंसान जिसने इंडियन सिनेमा में विलन डिफाइन करी है, जो खुद विलन की अकेली कैटेगरी है, एक बार नहीं जीता। बट पता है इससे बुरा भी क्या है, उन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर मेरी जंग, घातक एंड विरासत, तीनों फॉर नॉन विलन रोल। कितनी बड़ी आयरनी है कि जब अमरीश जी ने विलन प्ले करे तो वो नहीं जीते, कुछ और करते ही वो जीत गए। द प्रूफ कि अमरीश पुरी वाज मोर देन अ विलन इज इन दिस डेटा। बट उससे कुछ बदला नहीं। डीडीएलजे के बाद एक उम्मीद थी कि शायद इंडस्ट्री अब उन्हें विलन से आगे देखेगी। सुभाष घाई ने उनको एक पैट्रियोटिक एनआरआई फादर का रोल दिया परदेश में, प्रियदर्शन ने उन्हें गांव का सरपंच का रोल दिया विरासत में, राजकुमार संतोषी ने उन्हें एक आइडियलिस्ट रोल में काम दिया इन घातक। बट विलन्स के रोल कभी बंद नहीं हुए। 1997 में कोयला, 2001 में गदर, 2001 में ही नायक। उनकी वर्सेटैलिटी को एक शॉक की तरह अब्सॉर्ब कर दिया गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ एंड देन बैक टू नॉर्मल। ये सिस्टम मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री के बाहर कहानी अलग थी। 1979 में उनको उनके थिएटर के लिए अवार्ड के बारे में तो मैं बता चुका हूं। उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था इन सिंगापुर एंड सिडनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स फॉर सूरज का 7वां घोड़ा इन 1994। इंडिया के बाहर लोगों को दिख रहा था एक लीडिंग मैन, एक एक्टर ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर, बट इंडिया में नहीं। अमरीश पुरी के कंटेम्पररी जो सेम थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, सेम थिएटर लैंग्वेज लेके आते हैं, शायद क्राफ्ट में भी सेम थे, उनको मिला है। ओम पुरी को पद्मश्री, नसरुद्दीन शाह को पद्म भूषण, प्राण अमरीश पुरी के पहले के आइकॉनिक विलेन, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण दोनों मिले हैं। अमरीश पुरी और इन सब के बीच का डिफरेंस टैलेंट का, ट्रेनिंग का, काम की क्वालिटी का नहीं था, उनकी लॉन्जेविटी का भी नहीं था, क्योंकि अमरीश पुरी तो उन सबसे ज्यादा काम करे हुए हैं। डिफरेंस उनके चेहरे और आवाज का था, उनके फिजिकल फ्रेम का था। 1953 में जो उनको बोला गया था इंडस्ट्री उससे कभी आगे बढ़ी ही नहीं। अमरीश पुरी ने भी टू हिज बेनिफिट इसका एक सटीक जवाब दिया। अपने पीक पर अमरीश पुरी एक फिल्म का 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे थे। उनको पता था कि उन्हें वो चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। एक समय पर वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर थे एंड ऐसा लगा कि बॉलीवुड को उनकी जरूरत थी, उनको पैसों से वैल्यू भी करते थे, बट विलन से ज्यादा उनको कभी कुछ बुलाना चाहते नहीं। एंड इसको आज लोग टाइपकास्टिंग बोल सकते हैं, बट टाइपकास्टिंग इज अ वेरी लेजी वर्ड। अमरीश पुरी के साथ बॉलीवुड ने वो किया जो थोड़ा ज्यादा डेलिबरेट है। उनके पास था एक आर्टिस्ट की ग्रेटनेस का पूरा एविडेंस था, एंड फिर भी बार बार जानबूझकर 30 साल तक उनको सिर्फ विलन की तरह देखा, एंड नॉट एज द मैन हु ही रियली वाज, जो तुमको कभी दिखाया ही नहीं गया आज से पहले। क्या तुम मानोगे अगर मैं बोलूं कि अमरीश पुरी का ग्रेटेस्ट ऑब्सेशन टॉम एंड जेरी था? कैजुअली नहीं, ऑब्सेशन था। घंटों तक देखते थे एज इफ क्राफ्ट एड्रेस कर रहे हो। उनके पोते बताते हैं कि अमरीश पुरी टॉम एंड जेरी को 2 ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स में से मानते हैं। उनका उतना ही ऑब्सेशन चार्ली चैपलिन की तरफ था। अपने पोते के साथ घंटों तक चार्ली चैपलिन की फिल्में देखते थे, बार बार परफॉर्मेंस के लिए, फिर स्क्रीन प्ले के लिए, फिर कैमरा एंगल के लिए, एक ही फिल्म से 3 लेसन। एंड ये ही अमरीश पुरी की रियलिटी है जिसकी कोई बात नहीं करता। उनको बस विलन समझकर छोड़ दिया जाता है। कोई नहीं बताता कि वो एक बार लंदन से मुंबई आए थे सिर्फ कुछ घंटों के लिए ताकि वो अपने पोते का बर्थडे मिस ना करें। उनकी वाइफ उर्मिला, जिससे उन्होंने दोनों फैमिलीज के अगेंस्ट जाकर शादी करी थी, उनके साथ वो 48 साल तक थे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई गॉसिप नहीं, स्कैंडल नहीं। एंड अमरीश पुरी के नाम ने बॉलीवुड थ्राइव करता है सब पर, एंड अमरीश पुरी ने काम के सिवा उसको इन तीनों में से कुछ नहीं दिया। तुम शायद अमरीश पुरी को उनको पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवियरेंस के लिए जानते हो, उनके बिलीफ के लिए जानते हो कि टैलेंट, लक या कनेक्शन से नहीं, इन तीनों से सक्सेस आता है। पर तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा अमरीश पुरी की तरफ ये जानकर कि वो अपने पैसे के साथ क्या करते थे। 1 करोड़ पर फिल्म कमाने वाला, एक समय पर बॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर, उसके पीछे की सच्चाई उनके मौत के बाद पता चली जब श्याम बेनेगल ने बताया कि अमरीश पुरी उस पैसे से उस गरीब थिएटर यूनिट को पैसे दे रहे थे जिससे उनके पैशन को एक स्टेज मिला था। कि जब भी सत्यदेव दुबे कोई प्ले करते थे तो प्रोडक्शन के पैसे अमरीश पुरी देते थे। एंड ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं, अपने को स्टार्स को नहीं, प्रोड्यूसर्स को नहीं, उन डायरेक्टर्स को नहीं जिनको शायद लगता होगा कि वो अमरीश पुरी को समझते हैं। एंड जब मुझे ये पता चला तो द शेम ऑफ बीइंग अमरीश पुरी को एक पूरा नया पर्सपेक्टिव मिल गया। अमरीश पुरी वो विलन वाले केज में अपनी मर्जी से जाते, नॉट बिकॉज उनको विलन बनने से प्यार था, बट इसलिए क्योंकि विलन बनना पेड फॉर द ओनली थिंग ही एक्चुअली लव, थिएटर। सितंबर 2003 में अमरीश पुरी को डायग्नोस किया जाता है विद ब्लड कैंसर। वो 71 साल के, 20 साल हो गए थे उन्हें बॉलीवुड में काम करते हुए। उनकी फिल्में प्रोडक्शन में थी, उनके कमिटमेंट्स थे, एंड वो रुके नहीं। एक फिल्म शूट में उनको सीरियस इंजरी हुई, सेट पर लोग उन्हें कमजोर होता देख रहे थे, एक डिस्क्रिप्शन जो मानना नामुमकिन होता फॉर एनीवन हु हैड सीन हिम ऑन स्क्रीन। जब भी कोई उनसे पूछता था ना कि आप कैसे हो, लोग पूछते थे क्योंकि पूछना लाजमी था, तो उनका जवाब
हमेशा सेम होता था कि कल से बेहतर हो। 15 दिसंबर 2004 को वो अपनी लास्ट फिल्म कंप्लीट करते हैं और उसके लगभग एक महीने बाद 12 जनवरी 2005 को 72 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। अमरीश पुरी के जाने के बाद बॉलीवुड में विलन का एक वॉइड है जो आज तक भरा नहीं है। ये सेंटिमेंटल स्टेटमेंट नहीं है, फैक्ट है, क्योंकि बॉलीवुड में एक डेडिकेटेड विलन जिसका काम है टू बी द एंटागनिस्ट, जिसको हराए बिना हीरो जीत नहीं सकता, वो आज हिंदी सिनेमा में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अमरीश पुरी वो अकेले एक्टर थे जिनके पास थिएटर ट्रेनिंग थी, फिजिकल अथॉरिटी थी, डिसिप्लिन था, वोकल कमांड थी एंड ह्यूमिलिटी थी, जो आज बॉलीवुड में एग्जिस्ट नहीं करती। अमरीश पुरी एक ऐसे कंप्लीट नीश थे जिनके जाने के बाद पता चला कि वो सिस्टम उनको ट्रैप करके बैठा हुआ था, आज उनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। एंड इसीलिए द शेम ऑफ बीइंग अमरीश पुरी 3 लेवल पर काम करती है। पहला, इंडस्ट्री का शेम, जिसने 30 साल तक उन्हें यूज किया ताकि हीरो जीत सके। दूसरा, देश का शेम, जिन्होंने उन्हें आज तक वो इज्जत ही नहीं दी जिसको वो डिजर्व करते हैं, जहां उनके साथ के लोगों को मिला वो ऑनर बट उनको नहीं। और तीसरा, हमारा। जितनी बार हम मोगैम्बो खुश हुआ बोलते हैं, उनको बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट विलन बुलाते हैं, हम भी वही कर रहे हैं जो बॉलीवुड ने किया। हम अमरीश पुरी को देखते हैं एंड उनके विलन के केज को सेलिब्रेट करते हैं, अमरीश पुरी को नहीं। उनकी ऑटोबायोग्राफी द एक्ट ऑफ लाइफ, जो उनके जाने के बाद 2006 में पब्लिश हुई, उसके फाइनल वर्ड्स हैं, इफ आई हैव मेड एनी कंट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड ऑफ थिएटर एंड सिनेमा, इट इज जस्ट दिस मच। बस इतना सा। 400 फिल्म, 60 प्लेस, वो हैंडरिटन लेटर, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, इंडियन सिनेमा का मोस्ट आइकॉनिक विलन, इंडियन सिनेमा का मोस्ट आइकॉनिक फादर एंड कंट्रीब्यूशन, उनके खुद के शब्दों में जस्ट दिस मच। द शेम ऑफ बीइंग अमरीश पुरी वाज नेवर हिज, इट वाज ऑलवेज आवर्स, एंड वो शेम उन्होंने उस ग्रेस से कैरी करी जो शायद सिनेमा में कोई और एक्टर कभी नहीं कर पाएगा। दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम्हें ये वीडियोस और पसंद आएगी, क्योंकि ऐसी डीप डाइव हम तुम्हारे हर हफ्ते लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।